Assalamu alaikum everyone. How are you all? Um, okay, actually in this session I have planned to give a detailed feedback on the midterm papers that I have already checked. In the last session, though we started with essay writing, we did in detail the whole process and the different parts that an essay consists of in detail. And I initially had a plan of moving to a type of essay in detail in today's session. But after going through your midterm papers, I realized that there are some very, very serious issues with your language, and not only with your language, but also with your basic understanding of the questions. That is the reason I have finally decided to spend at least this first session on giving a detailed feedback on your midterm exam. Because even if I come to your university to drop the papers there, submit the papers there, and I might have a chance to maybe talk to few students, but that is also not guaranteed depending on for how much time I go there. So I thought that this video will reach each and every one of you, and each and every one of you will have a clearer idea of what the major issues are in terms of language, understanding the basic instructions that were provided, understanding the question, attempting the question, and the language competency that you must have by now. But unfortunately, most of you lack that language proficiency that is needed, that is a must at your level of education. मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन को हम उर्दू में ही रखें, ताकि आप लोगों को में से ज्यादातर जो लोग हैं उनको ये चीज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले जो मसला मैंने नोटिस किया, जो जितने भी पेपर्स मैंने चेक किए, अच्छा यहाँ पे मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि मोस्टली जो मैंने अभी पेपर्स कंप्लीट चेक किए हैं वो सेक्शन 2C के किए हैं, बिकॉज उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। बट मुझे एक जनरल आइडिया है कि ओवरऑल बोथ सेक्शंस में कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि एक जब मैं 2B के भी सारी चीजें देख लूं तो मैं एक डिटेल फीडबैक उनको भी दे सकूं। मगर आज के लिए सेशन में मैं एक डिटेल जेनेरिक फीडबैक देने वाली हूँ, और विद स्पेसिफिक रेफरेंस, जिसमें मैं कुछ कोट करूंगी जो स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं उसमें से, और ऑब्वियसली मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। तो जो सबसे बड़ा मसला, जो अगेन मैं पिछली अपनी वीडियोस में बताती रही, मिड टर्म से पहले जो मैंने वीडियो बनाई, जो लेक्चर दिया, उसमें मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया कि आप लेक्चर को सुने, आप समझें, आप उसी की तरीके से प्रैक्टिस करें। मगर जो बच्चों ने मोस्टली आप लोगों ने जो परफॉर्म किया है पेपर में, उससे मुझे एक चीज का तो अंदाजा है कि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं सुने हैं, एंड दैट इज समथिंग जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। उसका रीजन ये नहीं है कि आप लोग लिख नहीं पाए, क्योंकि जो लिख नहीं पाए हैं और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, उससे मुझे ये तो अंदाजा है कि मसाइल एक दिन के नहीं है। ये आप लोगों ने कंटिन्यूसली, आप लोगों का वो एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं रहा है, और आप लोगों ने सही तरीके से अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, तो इसलिए वो मसाइल हैं। मगर उसके अलावा जो एक क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को मसला हुआ है, जो आप में से किसी को बेसिक चीज ही नहीं पता थी, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि मसाइल और अंग्रेजी में मुश्किलात अपनी जगह, मगर आप लोगों ने ये तक एफर्ट नहीं डाला कि आप लोग लेक्चर सुनते। मोस्टली लोगों ने, मैं सबको ये चीज जनरलाइज नहीं कर रही। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला था वो था पेपर को समझने में। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के हवाले से बात करती हूँ कि जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें एक साफ साफ ये बात लिखी थी, राइट द टॉपिक सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यू आर सपोज टू मेक इट स्पेसिफिक बाय लिमिटिंग इन वेज डिस्कस्ड इन द लेक्चर। ठीक है, और 5 ये टॉपिक्स दिए थे जो बहुत ही आसान और जनरल टॉपिक्स जो होते हैं उस तरीके से दिए थे, उस तरीके के टॉपिक दिए थे। दूसरा ये बात बोली थी कि राइट द टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्राई टू मेक इट स्पेसिफिक। तो आप में से जिन्होंने टॉपिक सेंटेंस पे लेक्चर सुना और उसको समझा और उसको प्रैक्टिस की, चले प्रैक्टिस भी नहीं की,
मगर एटलीस्ट वो ये बात तो जानता होगा कि टॉपिक सेंटेंस सिर्फ एक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप तीन चार अलग अलग सेंटेंस, अगर मैंने तीन चार लाइन वहां पे दी थी तो वो आपको हैंड राइटिंग को समझते हुए वो मैंने स्पेस दिया था। दूसरा ये कि टॉपिक पूरा जो सेंटेंस है वो तीन लाइन का भी हो सकता है मगर वो एक सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें फुल स्टॉप आएगा और आप टॉपिक को समझाने बैठ जाएंगे। वो बैकग्राउंड होता है टॉपिक का, दैट कुड कम इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ एन एसे ऑफ अ राइटिंग। लेकिन टॉपिक सेंटेंस बहुत स्पेसिफिक होता है और टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ में होता है और मोस्टली उसी से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है। और हमने अब तक पैराग्राफ राइटिंग ही कवर की थी मिड टर्म से पहले। हम एसे राइटिंग स्टार्ट हमने किया था मगर उसको हम एज अ टॉपिक उस पर इलेबोरेट नहीं किया था फिलहाल, और आपको पैराग्राफ के ही पर्सपेक्टिव से चीजें करनी थी। एंड तक हम थीसिस स्टेटमेंट पे पहुंच गए थे मगर टॉपिक सेंटेंसेस हमने हमारा पूरा फोकस पैराग्राफ राइटिंग पे था। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा जो मसला है वो मैंने अक्सर लोगों की कॉपी पे ये रिमार्क के साथ लिखा है, एंड में शायद मैंने वो रिमार्क भी लिखना छोड़ दिया कि मैं कितनी कॉपीज पे एक ही बात लिखूं, बट मोस्टली मैंने लिखा है वो ये है, टॉपिक सेंटेंस इज जस्ट वन सेंटेंस। सो व्हाट पीपल हैव डन, फॉर एग्जांपल, द टॉपिक इज स्टडी हैबिट and the person has written, the good study habit is make you good, study full stop, study habit is come to about to learning full stop, if you have habit of study then you done the css or whatever, full stop, first full stop नहीं आएगा, it's going to be one sentence। and जो मैंने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि try to make it specific, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि उस टॉपिक सेंटेंस से आप उस पैराग्राफ में जो अप्रोच लेने वाले हैं टॉपिक सेंटेंस से ये पता लगता है। ठीक है, अब हम एक और इसी टॉपिक पे जो है वो टॉपिक सेंटेंस देख लेते हैं। The best habits of students, make a timetable, you can do that everything if you study by timetable, you are help, I don't know, the basic language issues and best in studies from others and don't miss the lecture, and और हर एंड से पहले एक फुल स्टॉप है, and time focus on your study and respect teachers and you know things like that। तो आप पहले तो खैर अभी मैं एक और आपसे भी पढ़ लेती हूँ ताकि ये 2C स्पेशली मैं आपका नाम ले रही हूँ सेक्शन का। The study habit depend upon student how who work at yourself, full stop, who work every day in time to time, it's not difficult for him and it's all depend upon student। So I think 3 would be enough। The basic issue is that आपके लैंग्वेज इश्यूज तो बहुत सीरियस है, मतलब आप लोग क्या बात कर रहे हैं वही चीज क्लियर नहीं है। और जो बेसिक मसला था वो ये था कि स्टडी हैबिट एक टॉपिक है, एक सिंपल से जो आपका एक आइडिया होगा अबाउट स्टडी हैबिट आपको टॉपिक सेंटेंस में उसको कन्वे करना था। आई बिलीव एवरीवन मस्ट हैव effective study habits as it provides students with a proper direction, help them assign timelines to themselves and keep a track of their progress। That's it। Why do I think study habits are important? Why a student must have study habit? तो स्टडी हैबिट टॉपिक है, इसमें ये बातें नहीं करनी थी कि एवरीवन मस्ट डू दैट एंड स्टडी हैबिट इज वेरी गुड एंड स्टडी हैबिट इज दैट, कोई बैकग्राउंड नहीं देना था, कोई इस तरह की बात नहीं करनी थी। आपका क्या पर्सपेक्टिव है स्टडी हैबिट्स को देके, आपको क्यों लगता है कि स्टडी हैबिट्स होना जरूरी है, या एक प्रॉपर जो है पॉजिटिव स्टडी हैबिट्स क्या होंगी। दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू हैड टू फोकस ऑन। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो सेकंड टॉपिक था दैट इज काइंड ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक, education must be free for everyone। Now here it's a strong opinion, it's a strong argument, right? Most of you generally आप में से लोग यही कहेंगे कि yes it must be free, but आप इसके against भी बात कर सकते हैं, your stance could be against it। The point is that topic sentence conveys your stance or your opinion about a topic।
So education must be free for everyone. Some of you, most of you have written that education is a necessity, education is the basic thing, or some of you have begun like it must be free for everyone. But again, after that, उसका कोई reason वो नहीं mention किया उन्होंने. अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हैं education must be free for everyone, you are just repeating the topic. How come it can be considered a topic statement? तो ये वाला आपके साथ मसला है. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये भी पढ़ देती हूँ, लेकिन ये मैं किसी और स्टूडेंट्स के पढ़ देती हूँ जो इन तीन का है इनके अलावा, सो दैट यू पीपल हैव एन आइडिया कि सबके साथ इतने सेवेयर इश्यूज हैं. एजुकेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, इट इज आइदर इंपॉर्टेंट और यू से इट्स मस्ट. ओके, मस्ट इंपॉर्टेंट कोई सेंस नहीं होता इसका. इन करंट सिचुएशन, फुल स्टॉप, बिकॉज एजुकेशन लाइक अ फूड ऑफ आवर लाइफ. नाउ like a food of our life, it doesn't make any sense. ठीक है. और दूसरा ये कि फुल स्टॉप और फिर बिकॉज एजुकेशन इज लाइक अ फूड. तो बिकॉज जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. आपने फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट किया और इसका कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं था. तो ये तो सेंटेंस फ्रैगमेंट है. तो आपके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी इश्यूज हैं. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से education must be free for all students, full stop. Many students are lower family background, full stop. They are not pay fees. Instead of saying they are not pay fees, the person actually wanted to say that they can't pay a fee, I believe. Okay. Okay. The government are applied. Please, basic grammatical structure में issues है. अब आप लोग रीडिंग करें, जितना हो सकता है रीड करें. इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ सिर्फ ये कोर्स आपका सिर्फ ये कोर्स आपका मसला नहीं है. आप बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत बुक्स पढ़नी होंगी. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स, of the latest political environment, political structure of different countries across the globe, क्योंकि हर चीज का बिजनेस से लिंक होता है. तो अगर आपकी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो आप कैसे लिटरेचर से कनेक्ट करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स को कैसे पढ़ेंगे. अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपका फोकस सिर्फ मेमोराइज करने में होगा, आप सिर्फ क्रैम करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू होगा, क्योंकि आप वो लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे. एंड आई एम रियली डिस्टर्ब कंसिडरिंग कि आप में से हर किसी ने एटलीस्ट 10 इयर्स तो इंग्लिश पढ़ी है ना, 1 क्लास से. इनफैक्ट 12 इयर्स, अगर हम मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी इयर्स को एक्सक्लूड भी कर दें तो यू हैव स्टडीड लैंग्वेज फॉर 12 इयर्स एटलीस्ट. तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे तो मैं एक्सपेक्ट आपसे कर सकती हूँ कि आपको पता हो कि कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करना है. और अगर आपने उस तरीके से अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, नहीं आपको समझ आती थी, नहीं आपको इसके स्कूल्स में कॉलेजेस में ये सिखाया गया और सिर्फ आपको ये कहा जाता था कि आप एसे और समरीज याद कर लें, तो अब ये आपका रिजल्ट, आपकी जो करंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, ये आपके लिए आई ओपनर है. इस लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी के साथ आप कोई भी इंटरनेशनल टेस्ट भी देंगे तो यू वुड स्कोर रियली रियली लो, जिससे आपके आगे की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगी. ठीक है, तो मैं ये कंटिन्यू करती हूँ यहां से. फुल स्टॉप. द गवर्नमेंट आर अप्लाई, विच इज टोटली इनकरेक्ट. ऑल स्टूडेंट एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर एवरीवन. Now there are a lot of problem with this this whole paragraph. This is not a topic sentence first of all, because topic sentence एक ही sentence होता है जिसमें आपका opinion convey हो रहा होता है. दूसरा ये कि it just says it must be free for all students. अगर मैं आपकी लैंग्वेज समझने की कोशिश भी करूं तो मैं आपका इंटेंशन ये समझूं दैट अकॉर्डिंग टू यू ये फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो लोअर फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, वो पे नहीं कर सकते फी, और गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. सो यू हैड द आइडिया, मगर लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा है कि आप उस आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाए इफेक्टिवली. तो बेसिकली अगर आप यही बात कहना चाहते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स, due to lack of enough resources, many students remain deprived of quality education opportunities, as a result of which they lack
they face difficulty in securing better employment and professional opportunities later in their life. Therefore, I believe education must be free for everyone. That's it. एक सिंपल सी वही बात है, मगर सेंटेंस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस है और आपका जो मेन स्टैंस है वो कन्वे हो रहा है. अब इस टॉपिक सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि आप रिमेनिंग पैराग्राफ में ये बात करेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती वो डिप्राइव रहते हैं और किस तरीके से उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, उनका प्रोफेशनल ग्रोथ, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट होती हैं, एंड इट मस्ट बी फ्री. And then you can elaborate that the government can make it free and it should provide at least free education till the basic years of like an individual's life, every government across the world. और maybe उसको elaborate करते हुए आप बता रहे हैं like developed countries जहाँ पे जो college तक education होती है that is free. So like welfare states, like some of the developed nations, education must be a free facility. Because it's the basic right, it's an individual right. ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट. अब आप में से कुछ लोग इसको अपोज भी शायद आप मानते हैं कि नहीं, इट मस्ट नॉट बी फ्री. अब मुझे ये कॉपी, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड इट राइट नाउ, बट वन पर्सन जिनके लैंग्वेज में बहुत एरर्स थे, आपस में सेंटेंसेस बिल्कुल लिंक नहीं कर रहे थे, मगर ही ट्राइड टू से कि एजुकेशन नहीं फ्री होनी चाहिए, जो डिजर्विंग है उनके लिए फ्री होनी चाहिए. So it must not be free for everyone. तो फिर आप उसको इस तरीके से सिंपली फ्रेम कर सकते हैं. While there is a lot of emphasis on free education for all, I believe it must not be completely free for everyone, but only for those who deserve to be who deserve this right. तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया. अब आप आगे पैराग्राफ में बताएंगे कि what do you mean by that. फिर आप बताएंगे कि everybody says that it's the basic education right, but there are many people who don't value education, who don't respect the resources that they have, even if it's free. They don't value, they have no purpose, they don't have no desire to learn. So I don't think that education must be free for them. Instead, on the other hand, there are people who crave for better education opportunity. They want to grow as a person. So if we spend resources on giving education to them, then that is a better option than spending resources on everyone, right? तो आगे भी आप पैराग्राफ में अपने reasons explain करेंगे. But even if you want to oppose this topic, it's simple. While many believe that education must be free for everyone, I believe it must be free only for those who deserve and who are willing to give their best in acquiring education, right? फिर आगे आप उसको एक्सपेंड करेंगे. So it was that simple. अगर आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस वाला लेक्चर सुना होता, it wouldn't have been this much difficult for you to understand this. Are you getting my point? अच्छा जी. Then the third topic was internet access must be limited for the students. Right? अच्छा. अब मैं again I would read somebody else's answer sheet. Internet is must for everyone with limited time. It help us and save our time more. So ये तो contradictory ideas हैं. Internet access must be limited for the students. Again, argumentative एक strong argument है. You can either be in favor of this argument या आप इसके against बात कर सकते हैं. Statement ये है कि internet का जो access है वो एकदम बिल्कुल भी हर वक्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, मगर कुछ लिमिटेड होना चाहिए. तो बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश, इसमें तो बहरहाल कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज थे जो अभी मैंने रीच किया, तो वो तो एक अलग ही मसला था. लेकिन अब हम एक और पढ़ लेते हैं. टुडे इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, बिकॉज व्हेन वी डोंट नो दैट अबाउट द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, वी सर्च एंड गेट द पॉइंट एंड वी अंडरस्टैंड इजीली. अच्छा, इसमें सबसे बड़ा इसमें और बहुत सारे दूसरे पेपर में मसला कि आप लोग बैकग्राउंड दे रहे हैं.
टुडे इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक सेंटेंस तो नहीं हो सकता, कंसिडरिंग कि आपका टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक सेंटेंस तो कहीं से हो ही नहीं सकता। आपका टॉपिक है कि इंटरनेट एक्सेस मस्ट बी लिमिटेड फॉर स्टूडेंट्स। आप उस टॉपिक को रेफर तो करेंगे अपने टॉपिक सेंटेंस में। यू आर गिविंग अ बैकग्राउंड कि इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप ये बात कहना भी चाह रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू वुड सिंपली से दैट many argue that access of internet must be limited for student. However, I oppose this statement considering the innumerable benefits that internet can provide to students, such as giving them access to world scholars perspective or world literature, helping them connect with the experts in their field and etc. whatever. ठीक है, so in this one sentence that will take 3 lines, you have explained that many argue that internet access must be limited. However, I believe it shouldn't, because it helps them in innumerable ways, such as semicolon के बाद you can mention any 3 reasons, or you can simply say in innumerable ways and then you can explain one reason in one paragraph, another reason in another paragraph. ठीक है, तो just one topic sentence that you had to write. अच्छा, इसी तरीके से many of you believe that yes, access must be limited to the student. अच्छा, I'll see if I can find anyone who says yes, it must be limited. वो कहा तो बहुत लोगों ने, लेकिन वो क्लियर नहीं था. Somebody said, as internet has become a part of every student life, full stop. In these days, internet is need of every student, full stop. It make education system limited, full stop. Now, पहले तो 3 से अलग-अलग sentences हो गई है, तो वो वैसे incorrect है. दूसरा language issue, और तीसरा lack of clarity. अच्छा, अब there were few people who said that yes, the access must be limited क्योंकि students get involved in other activities और वो उनके लिए इतनी beneficial नहीं होती, तो it's better कि किसी चीज को limit में रखा जाए. So even if you are trying to convey this this opinion or cover this topic from this perspective, आप इसको बहुत clearly communicate कर सकते हैं. Though internet has innumerable benefits, the access of internet must be limited for students, as it could help save their time, protect them from harmful content, and would result in them spending time of more productive activities. तो आपने 3 रीजन बता दिए कि क्यों लिमिटेड होना चाहिए एक्सेस एक सेंटेंस में. इसी तरीके से despite numerous advantages of internet, the access to internet for students must be limited because they become dependent on internet for solving each and every problem and completing any assignment that has been given to them. Simple. फिर आगे आप पैराग्राफ में बताएंगे कि इंटरनेट के जहां एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट बना देता है. यहाँ कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, दे जस्ट गो टाइप एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग. तो स्टूडेंट्स आजकल के डिपेंडेंट हो गए क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज दे हैव रेडीमेड ऑप्शन देयर. व्हेयरएज पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी ज्यादा होती थी. अगर कोई प्रॉब्लम आई उनके सामने तो वो एक डिस्कशन का कल्चर होता था कि लोग बैठते थे, अपने पीयर्स को कांटेक्ट करते थे, डिस्कशन सेशंस करते थे, क्योंकि हर चीज इंटरनेट का एक्सेस इस तरीके से नहीं था, तो हर मसले का हल इंटरनेट पे नहीं था, तो वो क्वेश्चन करते थे, वो समझने की कोशिश करते थे. तो आप रिमेनिंग पैराग्राफ में ये चीजें बता सकते हैं, मगर टॉपिक सेंटेंस में आपको क्लियरली अपना स्टांस कम्युनिकेट करना था कि व्हाई डू आई थिंक इट, और वो स्पेसिफिक होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी दे रही हूं. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? अच्छा, अब 2 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बाद
जिसको आप अपोज या फेवर कर सकते थे। फोर्थ जो टॉपिक था वो था क्राइम्स। अब आई ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस जब मैंने आपको 5 टॉपिक दिए। कुछ टॉपिक 3 मैंने ओपन एंडेड रखे ताकि कोई स्टेटमेंट ना हो, सिंपल ओपन एंडेड। आप उनके टाइप्स भी ओपन एंडेड है, यानी वो सिंपल जो है वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते थे। और 2 मैंने स्पेशली स्टेटमेंट्स दी टू सी योर आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग, कि आप आर्ग्यूमेंट को कैसे फेवर करते हैं, कैसे अपोज करते हैं, कौन सा पर्सपेक्टिव उसमें से लेते हैं। बाकी 3 मैंने सिंपल एक रखा जिसमें आप कोई भी एक एस्पेक्ट को एज अ टॉपिक सेंटेंस प्रेजेंट कर सकते थे। तो द टॉपिक वाज क्राइम, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। 10,000 चीजें हैं जो क्राइम्स के अंदर डिस्कस की जा सकती है। नाउ क्राइम में वन स्टूडेंट हैज रिटन in over area or our country is high to crime like kidnapping, raping and also killing, so we need to government to controlling this. मैं अगर खुद से समझना चाहूं तो मैं आपका कुछ इंटेंशन समझ सकती हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मगर सीरियस लैंग्वेज इश्यूज हैं। तो अगर आप ही की बात को हम प्रॉपर तरीके से कहना चाहें, आप प्रॉब्लली ये कहने की कोशिश करें कि क्राइम हमारी कंट्री में किस तरीके से डिफरेंट क्राइम्स हैं जो बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट मस्ट टेक अ स्टैंड। तो आप प्लीज क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करें। सिंपल सेंटेंस है। मेरे ख्याल से आपको बेसिक ग्रामर इश्यूज हैं, आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बीच का भी डिफरेंस नहीं पता है, आपको बेसिक जो वर्ड क्लासेस होती हैं जिनको आप लोग ने स्कूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ा होगा, आपको उसका भी अंदाजा प्रॉबेबली नहीं है। तो बेसिक जो सिंपल सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि क्राइम्स इन पाकिस्तान हैव increased significantly during the last couple of months. Severe crimes such as, okay, let's start it again. Severe crimes like kidnapping, raping and murders have increased significantly in the country during the last couple of months. Therefore, it is high time government take strict actions against the increasing crime incidents in the country. Full stop. तो सिंपल एक बात थी। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है बिकॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, मगर एक सिंपल तरीके में बात कही हुई है कि क्राइम्स सच एज, सिवियर क्राइम्स सच एज किडनैपिंग, रेप, मर्डर्स have increased significantly across the country during the last 3 to 4 months, therefore, the government must take strict action against the increasing crime incidents across the country or in the country. तो आपका फोकस ये है कि क्राइम्स ये वाले बढ़ गए हैं, लिहाजा आप अपने रिमेनिंग पैराग्राफ में, वो आपका टास्क नहीं था, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, आप अपने रिमेनिंग टास्क में ये बताएंगे कि इस तरह के क्राइम्स कैसे बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके के क्राइम फिर आप ऑब्वियसली उसमें स्टैट्स बताएंगे कि ये वाला क्राइम इतने मंथ्स में इतना बढ़ गया है, इतने इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए, क्योंकि आपका फोकस है that innumerable crimes have increased, different types of crimes have increased. That's why your focus will be on giving the statistics कि ये क्राइम बढ़ गए हैं, और एंड में आपने कहा है कि गवर्नमेंट मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप थोड़ा सा उस पर भी इलैबोरेट करेंगे that it is high time that government take these incidents seriously. ठीक है, तो एक ये अप्रोच है। दूसरा, लेट्स सी अगर इसमें किसी और ने कुछ और कहने की। Nowadays, every day we see crimes and they are increasing day by day. They cause terror in the lives of people as they feel unsafe in their own city. पहली बात, ये भी 2-3 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस नहीं था। दूसरा, ये जो पहली लाइन है ना, nowadays every day we see crimes and they are increasing day by day, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, मतलब आप यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इंट्रोडक्शन, राइट, आप बात को शुरू कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन अगर आप पैराग्राफ लिख रहे होते तो ठीक होता, मगर ये टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में आप जनरल बात नहीं करते कि आजकल बहुत हालात खराब हो रहे हैं, आजकल बहुत क्राइम्स बढ़ गए, ये जनरल बात आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू हैव टू राइट ओनली वन सेंटेंस जिसमें आपका स्टैंस कन्वे हो रहा है।
प्रॉबेबली जो आपके आगे के सेंटेंसेस से हैं उसमें आप ये फोकस, आगे के सेंटेंसेस से जो अंदाजा हो रहा है उसमें ये जो स्टूडेंट है वो ये कहना चाह रहे हैं, दे कॉज टेरर इन द लाइफ ऑफ पीपल, दे फील अनसेफ इन देयर ओन सिटी। आपका फोकस है कि क्राइम से हो क्या रहा है, प्रॉबेबली यू आर फोकसिंग ऑन द डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन पीपल्स लाइफ। आप ये वाली अप्रोच लेना चाह रहे हैं, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अभी जो मैंने इससे पहले पढ़ा उसमें वो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम बढ़ गए हैं उसकी बात करना चाह रहे थे, आप ये जो है स्टूडेंट ये दूसरी बात करना चाह रही हैं। तो यू कुड सिंपली से दैट it's time that government takes serious actions to curtail the crimes, increasing crime in the city, because people are terrorized and they feel unsafe within their own city. Simple. तो अब आप आगे के पैराग्राफ में, चूंकि आपकी अप्रोच इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल डिफरेंट है, आप इससे ज्यादा कंसर्न है कि पीपल आर टेरराइज्ड, तो आप अपने आगे के पैराग्राफ में बताएंगे कि गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शंस टू स्टॉप स्ट्रीट क्राइम्स, severe heinous crimes. Why? Because generally now everyone fear while stepping out of their house. Parents remain concerned about the safety of their kids whenever they leave for their school or universities, or everyone's loved one is concerned. They feel terrorized, especially when any huge incident like a bomb blast occurs. People feel unsafe within their own countries, within their own city. Their vehicles, like their motorbikes, get stolen. Their mobiles phone are snatched. So they're scared. They see losing their hard-earned their personal things that they have after earning so after working so hard that they purchase that, and they see that losing getting snatched in front of their eyes, so they tend to lose all the hope in the system, right? तो आपकी अप्रोच ये डिफरेंट है, वो आप आगे पैराग्राफ में बताती, मगर अगर आपको ये बात भी करनी थी कि दे कॉज टेरर इन the life of people, so you could simply say that crimes have increased significantly as a result of which people feel terrorized and scared of losing their own lives, their loved ones, or something like that. So there are ways of saying things. ठीक है, अच्छा अब हम इसमें आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हेल्थ, राइट? So my health is good for one me and daily manages apple juice. Health life is strong. Health is use of daily life of important. बहुत severe language issues हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा that what the person is trying to communicate. Let's see another example. वैसे तो सबके ही ये मसाइल हैं, but let's see. अच्छा इनका जो था, अच्छा कुछ लोगों ने बिल्कुल इनकम्प्लीट आइडियाज दिए हैं. दे ट्राई टू फोकस ऑन एनी वन एस्पेक्ट बट उनका आइडिया ही कंप्लीट नहीं था. फॉर एग्जांपल दिस पर्सन हु ट्राइड टू से द वुमेन हेल्थ इशू ड्यू टू अर्ली मैरिज. द वुमेन हेल्थ इशू ड्यू टू अर्ली मैरिज, व्हाट डू यू मीन? अगर आप ये बात करना चाह रही हैं दैट वुमेन हेल्थ बहुत ज्यादा सिवियरली इम्पैक्ट हुई है in our country, होती है in the countries, developing countries like Pakistan due to early marriage, तो उसको आप किसी और तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगी, सॉरी. Women health in developing countries like Pakistan, Bangladesh, etc. have deteriorated to a great extent, the primary cause of which remains early marriages. Full stop. फिर आगे आप पैराग्राफ में बताएंगे कि अर्ली मैरिजेस से किस तरीके से हेल्थ इश्यूज होते हैं खवातीन को, किस तरह से उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, किस तरह से उनकी फिजिकल जो पूरी एक हेल्थ है वो खतरे में होती है, अर्ली चाइल्ड बर्थ से बॉडी में क्या नुकसान होते हैं, चाइल्ड बर्थ एट अ यंग एज. तो वो सारी चीजें फिर आप लेटर कवर कर, मगर क्लैरिटी तो हो बात में. Let's look at yet another example. We have to take care of ourselves due to coronavirus because health is a great wealth. अब ये बहुत जेनेरिक बात है,
वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। अगर आप कंक्लूजन में ये बात कहें ना कि मासेस मस्ट, और पहली बात वी और आई और पर्सनल ये वाली चीजें अवॉइड करें, ऑब्जेक्टिवली लिखें। अगर आप कंक्लूजन में ये बात कहना भी चाह रहे हैं दैट द मासेस मस्ट टेक ownership of their own health, and they must have a healthy lifestyle, you are ending up on that note, that is fine, लेकिन टॉपिक सेंटेंस ये नहीं हो सकता। अब आपने अगर ड्यू टू कोरोना वायरस की बात की है, तो अगर आपको कोरोना वायरस का ही एस्पेक्ट इनकलकेट करना था, अपने टॉपिक सेंटेंस में इंटीग्रेट करना था, तो यू कुड सिंपली से दैट द करंट पेंडेमिक हैज हैड severe negative impact on the health of masses across the country. Therefore, proper health measures are needed to improve the life or health of everyone. So governments or health experts need to take proper initiatives or whatever. ठीक है, फिर आप इस बात को आगे अपने पैराग्राफ में प्रूव करते कि कैसे कोरोना वायरस में जनरली हेल्थ जो है वो लोगों की खराब हुई है। So that is something that you have covered or explained in the remaining paragraph. समझ में आ रही है बात? The reason कि मैंने एक पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाया है कि शुरू के फर्स्ट और सेकंड, एटलीस्ट सेकंड पूरा लेक्चर टॉपिक सेंटेंस था, और उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया गया था कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है इस पैराग्राफ में, कैसे ये आइडिया कम्युनिकेट कर रहा है। अभी भी अगर आप जाएं यूट्यूब चैनल पे, जो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, और उसमें लेसन 2 पे आप चले जाएं, 2 और 3, और उसमें आपको अभी भी आप देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें जो मैं बाद में मिड टर्म के बाद फीडबैक आपको दे रही हूँ, ये तो आपके पास पहले दिन से मौजूद था, पहले सेकंड वीक से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, मगर आपने उस वक्त सीरियस नहीं लिया। आप शायद आज सीरियस लेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये आई ओपनर है आप लोगों के लिए। मोस्टली मैं बहुत मुश्किल से, हालांकि मुझे आउटराइट आपका जब आपने एक से ज्यादा सेंटेंस लिखा तो मुझे उसी वक्त कैंसिल कर देने चाहिए थे, बट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया मैंने बहुत मुश्किल से किसी को 1 मार्क्स आउट ऑफ 5 देने की कोशिश की है। कुछ लोगों के थोड़े बेहतर थे तो 2 दिए, और मैक्सिमम जिनके इश्यूज कंपैरेटिवली कम थे, 3 या 4 बच्चे जिनको 3 आउट ऑफ 5 इस क्वेश्चन में मिला है, जबकि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि एनीबडी ऑफ यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5, मगर दैट वाज़न्ट द केस। आगे चल के अब तक तो जितनी कॉपीज चेक हुई हैं उसमें यही जो है वो मसाइल है। तो आगे अगर मुझे कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी मिलती है तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगी। कोई अच्छी कॉपी भी मिलती है जिसमें प्रॉपर जो है वो राइटिंग है और वो जो चीजें सिखाई थी उनको इंटीग्रेट किया हुआ है स्टूडेंट ने, तो आई विल शेयर इट एज एन एग्जाम्पल विथ यू। मगर फिलहाल among all these copies you can see, और ये साइड में और रखी हुई है, इसी तरह की राइटिंग है। इसीलिए मेरे लिए कलेक्टिव फीडबैक देना आसान इसलिए था क्योंकि सबके यही मसाइल है। सब कहना क्या चाह रहे कुछ क्लियर नहीं है, सबके वही सीरियस लैंग्वेज इश्यूज है। आई जस्ट अस्यूम कि इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ आप बाकी के पेपर्स कैसे दे। अच्छा चले, फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिर भी आपको कुछ लिखना था। मैंने राइटिंग पे कितना फोकस किया, बट इन दी एंड राइटिंग टास्क मैंने सिर्फ एक दिया, एंड दैट वाज आल्सो द इजीएस्ट ऑफ ऑल, कॉज एंड इफेक्ट। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, which was very simple again, and I was expecting again this question has enough room for you to score well, right? To where you can score 5 out of 5, क्योंकि ये इतना ज्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। एंड द रीजन आई इंक्लूडेड दिस एट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो बहुत आसान था। उसका जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो वी हैव टू कंसिडर कि अगर किसी का डिफिकल्टी लेवल किसी क्वेश्चन का बहुत ज्यादा है तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन है जिसका नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल हो। लेकिन आपका थ्रू आउट पेपर जो हमारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आपसे मेरी 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो सकती थी, मैं आपके स्ट्रेंथ्स आपके वीकनेसेस को उस तरीके से नहीं जान सकती थी जो मैं नॉर्मल सिनेरियो में जान सकती हूँ, जान सकती थी अपने दूसरे स्टूडेंट्स का।
ये सोचते हुए मैंने पूरा ही पेपर एक नॉर्मल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इनफैक्ट इजियर साइड पे वो ज्यादा था, उस तरह का पेपर बनाया है, बट बहुत ही जो है वो सीरियस इश्यूज थे पेपर में। तो सेकंड क्वेश्चन तो इतना मतलब एक 6-7 के स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें एक इररिलेवेंट सेंटेंस था, यू हैड टू आइडेंटिफाई दैट्स मगर आई वाज सरप्राइज्ड कि वो भी देयर वाज आई थिंक कोई भी स्टूडेंट नहीं था, या कुछ एक स्टूडेंट था हु स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5। 1, 2 these was, अगर आप मैं आपका मीडियम निकालू इन मार्क्स का, तो इस क्वेश्चन में एवरेज अगर मैं निकालू आपके उसका, तो एवरेज आपने स्कोर किया है 2 या 3 इस क्वेश्चन में। तो सिंस इस वीडियो का टाइम हो गया, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, द फीडबैक ऑन रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।